हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। और हम अगेन 2025 के जितने भी यूपीएससी ने अलग अलग एग्ज़ाम में पॉलिटी की पीवाईक्यू पूछे हुए हैं उनको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सेशंस हो चुके हैं इसी के, काफ़ी होना अभी बाकी है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट कैप्चर्स द चेंजेस मेड अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और अमेंडमेंट्स पे यूपीएससी हर साल एक ना एक सवाल पूछ रहा है। 2022 में उन्होंने पूछा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ तो उस टाइम पे देश के पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली। सेकंड, इसके तुरंत अगले साल 2023 में इन्होंने सवाल पूछा कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा लाया गया है, which constitutional amendment act was brought to reverse the court judgment। कोर्ट जजमेंट को है ना रिवर्स करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था? तो वो भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसका आंसर था 74 से अभी इन्होंने पूछ लिया, 42nd से अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये है, कुछ स्टेटमेंट्स ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो पहले से था, ये पहले से आर्टिकल 53 में ऑलरेडी ये प्रोविजन है। प्राइम मिनिस्टर हैज द ड्यूटी टू ब्रीफ द प्रेसिडेंट अबाउट द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑलरेडी ये पहले से प्रोविजन था, आर्टिकल 76 में ऑलरेडी ये पहले से प्रोविजन है। द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज the functions on the advice of council of minister headed by prime minister। अगला कि प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू समन और प्रोरोग द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी पहले से ही प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। करेक्ट आंसर इज दिस। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग कर दी। प्रोविजन ये लाया गया कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को ना तो रिटर्न कर सकता है, एक बार भी नहीं, उसे प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। लेकिन इस प्रोविजन को रिवर्स करने के लिए फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पे, तो फिर इस प्रोविजन को हटा दिया गया। यहां से कुछ और चीजें भी है ना उठती है साथ में, वो ये कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक प्रोविजन ये भी लाया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे, नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड और परपोर्टिंग टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल वेदर और बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से वो सवाल बना सकता है कि जो भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे उन्हें चैलेंज किया ही नहीं जा सकता है कोर्ट में। बाद में इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में नलिफाई डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में आपको मिलता है। ये प्रोविजन अब इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में अभी भी है। कोर्ट ने इसे इनइफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू, जो कि बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका हिस्सा है। एक सवाल वो यहां से भी बना सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रोविजन इन आर्टिकल 13। या फिर ऐसे वो सवाल बनाएगा कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट एब्रोगेट कर ही नहीं सकती है, किसी भी तरीके से वो टेक अवे कर ही नहीं सकती है। इस गोलकनाथ केस को रिवर्स करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट आया था? तो वो 24th अमेंडमेंट, ये 42nd है, इसको रिवर्स कर दो 24th अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू दो चेंजेस किए गए। पहला, ये आर्टिकल 368 में ये प्रोविजन किया गया
और ये आज भी इफेक्टिव है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सा भी हिस्सा अमेंड कर सकती है आज भी। अगर वो आपको स्टेटमेंट ये दे दे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट की एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इज इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव मैंडेटरी अप्रूवल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? यस, any constitutional amendment, CAA, constitutional amendment bill, any constitutional amendment bill passed by the legislature, passed by the parliament, cannot be returned by the president. President has to give approval to constitutional amendment bills. दूसरी बात ये हुई, अगला एक प्रोविजन लाया गया, आर्टिकल 13 में अमेंड किया गया। क्यों? आर्टिकल 13 हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 में प्रोविजन यह है कि नो लॉ कैन गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ जा नहीं सकता है। अब आर्टिकल 13 में लॉ डिफाइन किए गए थे, कौन कौन से? एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, any rule or regulation made by the governments of the state as well as center and the local bodies, or even any custom, tradition having the force of the law. गोलकनाथ केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी लॉ कंसिडर किया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे अकॉर्डिंग टू गोलकनाथ केस। यहां पे आर्टिकल 13 में एडिशनली है ना, ये स्पेसिफिकली ये बात लिख दी गई कि फॉर द पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अपहोल्ड किया है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया, लेकिन बात यह कही, ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, लेकिन इट शैल बी सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा राइट पार्लियामेंट नहीं ला सकती है जो दो सिटीजन्स के बीच में विभेद करे और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन करे। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की कहानी यह है, यहाँ पे है ना ऑलरेडी ये लिख दिया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू कांट चेंज द फंडामेंटल राइट्स। फिर इंदिरा गांधी जी बीच में आए, लेकिन यही नहीं, उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा था। 2019 का क्वेश्चन है, अमेंडमेंट पे बार बार वो सवाल पूछता है कि 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल प्लेसिंग इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। Constitution of India struck down 99th Amendment of the Constitution as being violative of independence of judiciary. This statement is correct. This is incorrect. Why? क्योंकि ये जो काम किया, ये काम किया गया था 39th Constitution Amendment Act से, नॉट 44th। 44th एक बहुत पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जो भी ऊट पटांग काम किए गए थे उनको रिवर्स किया गया, मेजरली उनको है ना उन्हीं प्रोविजंस को प्री इमरजेंसी प्रोविजंस को वापस रीइंस्टेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की स्टोरी क्या है? 1971 इलेक्शंस में रायबरेली की सीट में एक घपला हुआ। घपला ये कि इंदिरा गांधी जी के एक क्लोज एड थे, ही वॉज एन IAS पोस्टेड इन दिल्ली, उन्हें यूपी भेजा गया। रायबरेली में स्पेशली वो वहाँ पे यशपाल कपूर जी, ही वॉज एन IAS, उन्हें रायबरेली में स्पेशली वहाँ पे रखा गया और इंदिरा गांधी जी की 1971 इलेक्शन में जीत हुई। उनके अगेंस्ट जो ओपोनेंट थे राजनारायण, सोशलिस्ट पार्टी के, राजनारायण जी ने इलेक्शन पिटीशन लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
ये बात एक्सेप्ट करी 1975 में कि हाँ मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी हुआ है इलेक्शन में, ऑफिसर्स का यूज किया गया है टू क्रिएट डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस, और उनके इलेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया गया और 6 साल के लिए इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन लड़ने से उन पे बार लगा दिया गया। तो इंदिरा गांधी जी ने जून 25 को इमरजेंसी लगा दी और इसके तुरंत बाद 39th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू देन गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ एक पोस्ट जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इनके इलेक्शंस को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है और इनवैलिडेट नहीं कर सकती है इन सारे इलेक्शंस को। यह अमेंडमेंट चैलेंज किया गया अगेन राजनारायण केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को राजनारायण केस में फिर नलिफाई कर दिया, फिर इसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। तो फिर इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन का क्या हुआ? उनका वो इलेक्शन इनवैलिडेट करने से बच गए, है ना, उनका वो इलेक्शन इनवैलिडेट नहीं किया गया, लेकिन इस अमेंडमेंट को हटा दिया गया, इसके प्रोविजंस को इनइफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि उनका इलेक्शन इनवैलिडेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द इमरजेंसी कुछ ऐसे लॉज में कुछ चेंजेस ला दिए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अपनी जजमेंट को अप्लाई करने से वो बचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अभी वाले इलेक्शन को हम इनवैलिडेट नहीं कर दे रहे हैं, लेकिन ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है। ये 39th अमेंडमेंट की पूरी कहानी थी। इतना सा आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर देखिए एक सवाल ये यहां अमेंडमेंट से और पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। ये किया गया था 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था, रख दिया गया था 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो है ना, बाद में इसे भी इनवैलिडेट कर दिया गया, है ना, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन भी हटा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन कैग पे पूछा गया है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? द ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो ऑडिट करते हैं। ही कंट्रोल्स द इशू एंड रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। He audits and reports on expenditure of all the bodies, extreme statement है, substantially financed from the union or the state government. अगर आप YouTube के एल्गोरिदम के हिसाब से या YouTube में जो आपको राय दी जाती है उसके हिसाब से चलें तो आप इसे हटा देंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि ऑल द बॉडीज नहीं होगा उनके अकॉर्डिंग। एक्चुअल में दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, because comptroller and auditor general of India, although डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने यह बात कही थी कि कैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स है। लेकिन बावजूद इसके इंडिया में कैग कंट्रोलर का रोल प्ले नहीं कर पाता है, सिर्फ ऑडिटर का रोल प्ले कर पाते हैं। कैग अपनी रिपोर्ट बनाते हैं लेकिन एक्सपेंडिचर हो जाने के बाद ही डज नॉट कंट्रोल द इशू और रिसीट ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर हो गया उसके बाद उसकी ऑडिटिंग करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है और ये 3 सही बात है। वो सारी जो बॉडीज हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट रेवेन्यू, यूनियन गवर्नमेंट यूनियन रेवेन्यू से फाइनेंस करते हैं। सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग का मतलब यहां पे होता है 75% से ज्यादा की अगर फाइनेंसिंग हो रही है तो वो सारी बॉडीज कैग ऑडिट करते हैं।
एक सवाल वो यहां से ये भी पूछ सकता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, कंपनीज ऑफ यूनियन अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑफ स्टेट अंडर कंपनीज एक्ट, क्या सिर्फ इन्हीं को वो ऑडिट करता है? और कॉरपोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस जिनके स्टैट्यूट में, लॉ में, स्पेसिफिक लॉ में ये बात लिखी गई हो कि इस कॉरपोरेशन की ऑडिट कैग करेगा, क्या सिर्फ इनकी ऑडिटिंग कैग करता है? नहीं। क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ऑडिटिंग कैग करता है? यूजुअली नॉट। बट क्या किसी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ऑडिटिंग कैग नहीं करता? ऐसा नहीं है। कुछ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज ऐसी है जिनका, ये देखिए कैग की वेबसाइट से ही उठाया गया है, यहां से वो सवाल बनाएगा, कुछ लोकल बॉडीज और कुछ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसी है जिनकी ऑडिटिंग कैग करता है। बट अगर वो स्टेटमेंट ये दे दे कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये उनकी ड्यूटी में नहीं आता है। पीआरआईज को कैग ऑडिट नहीं करेगा, ऐसी ऑडिटिंग बॉडी ऑडिट करेगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने पंचायती राज एक्ट में प्रोवाइड करे। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमारे स्टेट में फलानी ढिमकानी बॉडी जो है ऑडिट करेगी, सिर्फ वहीं पे ऑडिट है ना, वही बॉडी ऑडिट करेगी नॉर्मली। बट कुछ एक ऐसी बॉडीज होती है पंचायती राज या लोकल बॉडीज जिनको सब्सटैंशियली यूनियन गवर्नमेंट से अगर फंडिंग आ रही है तो उन्हें कैग ऑडिट कर सकता है, उस फंडिंग को कैग ऑडिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सब्सटैंशियली जो फंडेड बॉडीज होती हैं उन्हें कैग ऑडिट करता है। आरबीआई को कैग ऑडिट करता है? नहीं। आरबीआई एक्ट में स्पेसिफिकली ये बात लिखी गई है, नहीं करेगा। राइट। तो कुछ एक ऐसी जगहें हैं जहां से वो आपसे सवाल बना सकता है। यहां से पूरा कैग को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 148 में कैग का प्रोविजन दिया गया है। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अंडर हिज वारंट एंड सील। और रिकमेंडेशन के लिए क्या कोई कमेटी फॉर्म की गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे, अगर मैं ये यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी फॉर्म की गई है, उस कमेटी के मेंबर कौन होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ओथ लेंगे। क्या इनकी ओथ थर्ड शेड्यूल में प्रोवाइड की गई है? यस। और किस किस की ओथ थर्ड शेड्यूल में प्रोवाइड की गई है? क्या स्पीकर की कोई ओथ होती है एज ए स्पीकर? नहीं। क्या प्रेसिडेंट की ओथ थर्ड शेड्यूल में है? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट की? नहीं। गवर्नर की? नहीं। इनकी ओथ कहां है फिर? रेलेवेंट आर्टिकल्स में। मिनिस्टर्स की ओथ है थर्ड शेड्यूल में? यस। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ है थर्ड शेड्यूल में? यस। क्या उन एप्लीकेंट्स की ओथ है क्या उन कैंडिडेट्स की ओथ है थर्ड शेड्यूल में जो एमपी का या एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? यस। कैंडिडेट्स तक की ओथ है उसमें थर्ड शेड्यूल में। कैग की ओथ है थर्ड शेड्यूल में? यस। ओथ कौन एडमिनिस्टर करेगा? यूजुअली प्रेसिडेंट और द पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। हाउएवर एक मिनिस्टर की ओथ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मिनिस्टर की ओथ सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, नॉट सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। ओनली प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ए मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट बात है। सैलरी जो है सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट की मेंशन्ड है? यस। गवर्नर की? यस। कैग की? यस। स्पीकर की? यस। डेप्यूटी स्पीकर की? यस। लेकिन इनकी सैलरीज को पार्लियामेंट सिंपल लॉ बना करके, सिंपल लेजिस्लेशन के थ्रू ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन इनकी सैलरी और सर्विस कंडीशन इनकी डिसएडवांटेज के लिए, इनके खिलाफ, इनके इंटरेस्ट के खिलाफ ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस रिड्यूस नहीं की जा सकती है, एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा सीवीसी भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे? यस। एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो रीअपॉइंट हो सकते हैं।
सीवीसी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है उनकी? नहीं। लेकिन विजिलेंस कमिश्नर्स, जो 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं? यस, एज अ सीवीसी वो बेसिकली प्रमोट किए जा सकते हैं। और बाकी ये सारे है ना एंसिलरी प्रोविजंस है, इनकी जो सैलरी है कैग की वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर में आती है, मतलब उनमें कोई वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में। 149 में ड्यूटीज प्रेस्क्राइब की गई है। ये किस किस की ऑडिटिंग करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के, अभी हमने देखा अर्बन लोकल बॉडीज, सब्सटैंशियली जो सब्सटैंशियली फंडेड इंस्टीट्यूशंस होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनकी भी ऑडिटिंग कैग करता है। गवर्नमेंट की, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशंस, उनकी ऑडिटिंग कैग करता है। कैग की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स को कैसे रखेंगे, उन अकाउंट्स का फॉर्मेट कौन प्रेस्क्राइब करता है? कैग। क्या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करता है? नहीं, कैग करता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अलग एक वो है, वो आगे हम देखेंगे। और ऑडिट रिपोर्ट ये किसे सबमिट करेगा? सेंटर की सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट टेबल डाउन करेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2 कमेटियां हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो इनकी जनरल रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट, रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखती है। लेकिन रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, उस रिपोर्ट को कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जो स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है वो उसे गवर्नर को सौंपते हैं, और गवर्नर लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में उसे टेबल डाउन करेंगे, जहां पे उस पर डिस्कशन होगा। In India, the Comptroller General of Accounts represents the detailed analytical review of union government accounts to Finance Ministry every month. Comptroller General of Account अलग है। इवन जो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट है, जो रिसेंटली न्यूज में है ना रहता है, उस ट्रेजरी सिंगल अकाउंट को कौन मैनेज करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक ऑफिस है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस है, और हर महीने ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अकाउंट्स की स्टेटमेंट देते हैं। अगर वो इनकी ड्यूटी को बोले तो बाकी अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह वो इनकी ड्यूटी होती है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, IAS, ये उसको हेड करते हैं, उस सर्विस को हेड करते हैं, उस सर्विस के कार्डर एलोकेशन वगैरह को ये डील करते हैं। साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशंस एटसेट्रा हैं, पेंशंस, अदर बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज, ये कैसे दिए जाने हैं, कितने दिए जाने हैं, कब दिए जाने हैं, ये भी डील है ना, इस चीज को कंट्रोल करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ अकाउंटिंग इन मैटर्स टू, है ना, accounting matter to union government, responsible for establishing and managing a technically sound management accounting system, responsible for preparation and submission of accounts to union government, for exchequer control के लिए भी और internal audit के लिए भी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वो इसमें है ना जिम्मेदार है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक सिस्टम है जिसमें पब्लिक फाइनेंसिस का पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है। इसे भी कौन हेड करता है, इसे कौन मैनेज करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इन सब चीज़ों से वो आपसे सवाल पूछ सकता है। बिल्कुल रद्दी सा क्वेश्चन है ये, आपको है ना खुद लगाना है, क्योंकि सिंपल बात है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर की है ना पंचायती राज की बात की थी, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर की पंचायती राज की बात की थी। उन्होंने नहीं कहा था जो ग्राम पंचायत है, जो है ना, जो विलेज लेवल की पंचायत है, उसे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वो पंचायत नहीं बनानी है, हमें 2 ही टियर की बनानी है। अदरवाइज विलेज पंचायत बनाने लगे तब तो फालतू में है ना, छोटी छोटी गांव की छोटी छोटी पंचायतें बना के क्या करेंगे। तो यहां से मैच करके कहाँ गया आपका 2 टियर का, कहाँ गया? क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, ये ए का हो गया 3 टियर। अशोक मेहता कमेटी क्रिएशन ऑफ जिला परिषद एंड मंडल पंचायत, है ना, यहीं से आपका बन गया। GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। GVK राव कमेटी है ना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट की बात कही, जो कि नॉर्मली आपका
जो डिस्ट्रिक्ट हेड है ना, वो जिला परिषद को हेड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाने की बात की थी GV राव कमेटी ने। हालांकि ये एकदम CDS टाइप के क्वेश्चन है अब CSC में, लेकिन वो ऐसे सवाल पूछ रहा है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। ये कमेटियों की रिपोर्ट है, बहुत रद्दी सा काम है। हाँ, कभी ध्यान से पढ़ लेना कभी अगर टाइम लगे, क्योंकि जो रटी वाली चीज़ें उनमें क्या ही बताएं। लेकिन थोड़ा इतना ध्यान में रखो कि अशोक मेहता कमेटी ने, जो सेकंड कमेटी थी, उसने 2 टीयर की बात की है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3, बाकी सारी कमेटियों ने 3 टीयर की बात की है। और GV राव कमेटी ने क्या बोला कि जिला परिषद को हेड करने के लिए जिला परिषद का हेड चुना नहीं जाना चाहिए। कौन होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होना चाहिए। आजकल जिला परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है, उसने कहा था कि नहीं, एक ऑफिसर होना चाहिए इसका हेड जो प्लानिंग में एक्सपर्ट हो। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एक्चुअली अगर ग्रामेटिकली देखें तो तब तो, है ना, सबसे पहले तो समझो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने एक ऐसा कोर्ट जिसके डिसीजंस आर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। They are equivalent to law. Why? Because any judgment of a court of record is saved and recorded for perpetual legal testimony, and those case laws can be considered as legal references for the future judgments. कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ए लिया, सिमिलर केस बी आया, अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि ऑलरेडी हमने केस ए में ये डिसीजन लिया हुआ है, ये एक एस्टेब्लिश्ड रूल है, इसलिए केस बी में भी हम यही डिसीजन लेंगे। इसे कहते हैं केस लॉज। ये केस लॉज इंडिया में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इंडिया में कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ग्रामेटिकली ये भी इनकरेक्ट बनता है। क्यों? एक्चुअल में अगर स्टेटमेंट है ना, हो सकता है उनकी इंग्लिश ही खराब हो, नॉट ऑल कोर्ट आना था, नॉट ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में कोई भी कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ये हुआ इसका मतलब। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हालांकि इससे गलत ये है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, नहीं, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, आंसर ये है। बट यहां पे भी स्टेटमेंट क्या आनी थी? नॉट ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तब बात बननी थी। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसलिए वो कंटेम्प्ट, अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश भी कर सकते हैं। बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया, इसमें सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात हुई है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? सिविल कंटेम्प्ट होता है विलफुल डिसोबीडियंस, कि भैया कोर्ट ने कोई बात कही, आपको ऑर्डर पास किया और आपने कोर्ट को गाली नहीं दी, गाली गलौज नहीं की, आपने कोर्ट की डिग्निटी को स्कैंडलाइज नहीं किया, आपने बस बोला कि मैं डिसोबीडियंस करूंगा, विलफुल डिसोबीडियंस, उसे आप सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है कि आप कोर्ट की जो डिग्निटी है अगर उस पर आघात कर रहे हैं, उस पर वार कर रहे हैं, तो उसे हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं। और इस केस में 6 महीने तक की सजा आपको हो सकती है, 2000 तक का फाइन आपको हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी आपसे सवाल बन सकता है, क्या कंटेम्प्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर जुडिशरी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चला सकती है? नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी अगर मान लो आपने कंटेम्प्ट कर दिया तो उसके लिए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कहां चलेगी? हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं चला सकती है। हाई कोर्ट्स भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और वो भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला सकती है। अगर आपने हाई कोर्ट के डिसीजंस को नहीं माना तो आप पे कोर्ट की अवमानना का प्रोसीडिंग चल सकती है। मैं ये दोनों आर्टिकल्स इसलिए ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने इस नेचर का सवाल पहले पूछा हुआ है। Any retired judge of Supreme Court of India can be called back to sit as the Supreme Court judge by Chief Justice of India with prior permission of
President of India statement is correct. Any retired judge of Supreme Court of India can be called back. और इवन एडहॉक जज के तौर पे कोई भी हाई कोर्ट का ऐसा जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, उसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, consent of that judge and consent of the chief justice of that high court. दूसरी बात, a high court in India has the power to review on judgment as Supreme Court does. Why? सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू की पावर है वो एक्सप्लिसिटली लिखी गई है आर्टिकल 137 में, और उसके लिए रिव्यू के लिए पार्लियामेंट रूल बना सकती है या सुप्रीम कोर्ट भी खुद आर्टिकल 145 के तहत रूल बना सकती है। इस्टेब्लिश्ड रूल ये है कि 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपको जुडिशियल रिव्यू करवाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट से आप उसकी जजमेंट का रिव्यू करवा सकते हैं। इन केस अगर कोई मेजर एरर आता है, कोई नया एविडेंस अगर प्रोड्यूस होता है, मेजर एरर डिटेक्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फैक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, चीफ जस्टिस, उस केस में आप जो है रिव्यू पिटीशन आपकी एक्सेप्ट की जा सकती है। लेकिन अगर 1 महीने से ज्यादा हो गया तो इसके लिए हुर्रा वर्सेस हुर्रा जजमेंट आई थी, रूपा हुर्रा केस में, हुर्रा वर्सेस है ना हुर्रा जजमेंट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बियॉन्ड 1 मंथ भी हम अपनी जजमेंट को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से क्यूरेटिव पिटीशन डालनी पड़ेगी, तो ये आपको थोड़ा है ना बात ध्यान में रखनी है। लेकिन हाई कोर्ट के लिए ऐसा एक्सप्लिसिट, कैन हाई कोर्ट रिव्यू इट्स जजमेंट? यस, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स जजमेंट। वाई? बिकॉज हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. By virtue of being a court of record, any judgment delivered by High Court becomes a law, and we cannot have a flawed law. Why? Because it can cause future misjudgments, or it can be a hindrance in the administration of justice. इसीलिए हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है अपनी जजमेंट को, बट नॉट एज सुप्रीम कोर्ट डज. वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की पावर एक्सप्लिसिटली लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, हाई कोर्ट की पावर एक्सप्लिसिट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, एम्बेडेड है, यहां से डिराइव की जाती है. एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स जजमेंट. अगर मैं ये यूट्यूब में डाल रहा हूं तो भाई ये जो सेशन है ये हमारे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू रिसर्च इनिशिएटिव का एक पार्ट है. ऐसे ही इतने ही डेप्थ में ऐसे ही हम रिवाइज करते हैं. ये सिर्फ प्रैक्टिस का सेशन नहीं है ये सारे, इसमें आपको है ना 150+ सेशंस आपको मिलेंगे, 150+ आवर्स का जीएस रिवीजन और करंट के साथ लिंक करके. हिस्ट्री आपकी इसमें होगी है ना, अभी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने अभी इसमें कवर नहीं की है, मिडाइवल भी नहीं की है, एंशिएंट पूरी इसमें है. और कुछ नहीं करना है आपने, बस यहाँ आना है, बैठना है, सेशंस देखने हैं और दिन में 2-3 घंटे दीजिए. अगर आपका बार बार प्री रुक रहा है तो भाई दिस कोर्स इज फॉर यू. और ये जस्ट अनदर कोर्स नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं. तो civilspot.in पे जाइए, है ना, एनरोल करना है तो आप कर सकते हैं. भूदान मूवमेंट पे ये सवाल पूछा हुआ था, एक बार नहीं पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि इट वॉज एम्ड एट अटेनिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी. हो सकता है. इट इंक्लूडेड स्कीम्स सच एज संपत्ति दान एंड श्रमदान. हो सकता है. It began in a village in आंध्र प्रदेश. ये पहली बार नहीं पूछा गया था ये सवाल, यहां पे भी पूछा था 2025 में. ये देखिए ये 2025 का सीडीएस का सवाल है. एक मिनट, कहां गया ये सीडीएस का सवाल है, ये एनडीए में पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भूदान मूवमेंट आर करेक्ट. तो अगले साल अगर ये सीएससी में भी प्री में आ जाए ना तो चौंक मत जाना. और भूदान मूवमेंट के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है,
यही यूपीएससी ने इतने पीवाईक्यू पूछ रखे हैं, इतना पढ़ लो, यहीं से वो आगे सवाल बनाएगा कि द टारगेट वाज टू गेट 1/6 ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज डोनेशन। इट वॉज अप्रूव्ड थ्रू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, नहीं, इट वॉज ए सोशल मूवमेंट, विनोबा भावे ने चलाया था। इट वॉज एंश्योर्ड दैट द डोनेटेड लैंड वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन। ऐसा कैसे एंश्योर किया जा सकता है भाई? इंडिया में मैक्सिमम लैंड कहीं ना कहीं लिटिगेशन लगी हुई है, लैंड की लिटिगेशन, सबसे ज्यादा सिविल डिस्प्यूट लैंड के डिस्प्यूट है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, भूमि एक तो दान में देनी है, ऊपर से दान देने वाला व्यक्ति ही ये इंश्योर भी करे कि भैया लिटिगेशन ना हो उसकी, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड वाज इन बिहार। अगर ये आंध्र प्रदेश में चल रही है तो बिहार में क्यों पहली डोनेशन आएगी? दिस वाज द टारगेट। सिमिलरली यहां पे सवाल पूछा गया एनडीए 2015 में कि भैया आंध्र प्रदेश में भी अगर चली है तो कहां? पोचमपल्ली विलेज। अगर यहां से वो सवाल बनाए कि पोचमपल्ली बहुत न्यूज में रहता है या फेमस है, क्यों? भूदान मूवमेंट यहां से शुरू हुआ था। नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना, आजकल ये है ना, हाँ, वो उस टाइम ये आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। तो अप्रैल 1951 में क्यों ये न्यूज़ में था, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस थी? भूदान मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड देयर बाय विनोबा भावे। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहां से अपना ये, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हाँ, ये तीनों स्टेटमेंट कि इट वॉज एम्ड एट अटेनिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी, इट इंक्लूडेड द स्कीम्स सच एज, या आप अपनी संपत्ति दान करो या श्रम दान करो। इट बिगेन इन अ विलेज इन आंध्र प्रदेश। अब क्योंकि ये तेलंगाना हो गया है तो हो सकता है लोग टेक्निकली इसे रॉन्ग बोले, लेकिन 1 2 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें लोग हो सकता है ऑब्जेक्शन थोड़ा इसमें करे कि नॉन वायलेंट नहीं, ये तो संपत्ति दान का वो था। एक्चुअल में जो उस टाइम का माओवाद था, उस टाइम का मार्क्सवाद था, रेडिकल मार्क्सिज्म, वो क्या कहते थे कि गिव लैंड टू टिलर्स। डेफिनेटली गिव लैंड टू टिलर्स वो बहुत जरूरी थी, लेकिन मेथड माओवाद ने क्या कहा? मेथड क्या होना चाहिए लैंड टिलर्स को देने का? सामंतों से जमीनें छीनने का मेथड क्या होना चाहिए? ब्लडशेड रेवोल्यूशन। चाइना में यही हुआ, माओ जेडोंग ने यही किया, कार्ल मार्क्स ने यही बोला कि जमीनें तो नहीं, लेकिन मशीनें अगर श्रमिकों को देनी है तो कैसे देनी है? ब्लडशेड रेवोल्यूशन के थ्रू। चे गुएवारा ने यही करवाया। तो कम्युनिज्म उस टाइम पे ब्लडशेड रेवोल्यूशन के थ्रू वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन इसी के रिस्पॉन्स के तौर पे कि कहीं भारत में सेम वेव ना चल पड़े, तो विनोबा भावे जी ने भूदान मूवमेंट चलाया, नॉन वायलेंट, कि पीसफुली जो लोग इच्छुक हैं वो अपनी भूमि दान दे दो, है ना, गरीबों को दान दे दो। तो ये इसका है ना कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब CDS 2 का है ना 2025 का देखते हैं। ये सवाल पूछा था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में। अ कैंडिडेट हु विंस, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, voters vote for the party not for the candidate, every party gets seat in the legislature in proportion to the percentage of votes that it gets। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? अ कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। वाई? मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स का मतलब क्या हुआ? मान लो 100 टोटल वोट्स है, मेजॉरिटी क्या हुआ? 50 वोट्स प्लस 1 वोट। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी हो। मान लो अगर 10 कैंडिडेट है तो एक कैंडिडेट के अगर 11 आ रहे हैं, 9 के अगर 10 10 10 10 आ रहे हैं, या 8 के अगर 10 10 10 10 आ रहे हैं और एक के 9 आ गए, तो ये 11 वाला जीत गया। समझ रहे हो बात को? 11 वाला जीत गया। इसे मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेनी पड़ी क्या? नहीं। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी इलेक्टेड फ्रॉम द वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक्चुअली दिस वाज ए प्रोविजन इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इवन इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। 1960s तक चलता रहा ये, लेकिन ये इस्टेब्लिश धारणा नहीं है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। वो रिजर्वेशन की वजह से था। कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनरल सीट्स भी थी और रिजर्व सीट्स भी थी,
1960s में इस धारणा को फिर हटा दिया गया इंडिया से, है ना। ये लेसर नॉन फैक्ट है, लेकिन ये इसका एसेंशियल पार्ट नहीं है। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट, दिस इज द लिस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू द लिस्ट। लिस्ट सिस्टम भी नॉर्मली, मुझे नहीं मालूम, मैंने हाँ इसमें ऐड किया है, नहीं, लिस्ट सिस्टम भी अलग अलग तरीके की होती है। एक होता है क्लोज्ड लिस्ट सिस्टम, इसमें वोटर सिर्फ पार्टी को वोट करेंगे, जिस पार्टी को, मान लो पार्टी ए को 30% वोट पड़े, पार्टी बी को 40% वोट पड़े, तो वो पार्टी डिसाइड करेगी कि टोटल पार्लियामेंट्री सीट की 40 सीटें या 40% सीटें वो कौन से कैंडिडेट को देगी, पार्टी डिसाइड करेगी। एक होता है ओपन लिस्ट सिस्टम। इस ओपन लिस्ट सिस्टम में जो वोटर्स हैं वो पार्टी को तो वोट करेंगे, लेकिन वो उसमें स्पेशली अपनी प्रेफरेंस देंगे कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को इस पार्टी में मैं वोट कर रहा हूं। तो यहां पे वोटर के पास चॉइस होती है कि पार्टी के अंदर भी कैंडिडेट को चुन सके। एक होता है मिक्स्ड लिस्ट सिस्टम, उसमें क्या होता है, पार्टी के कैंडिडेट, है ना, पार्टी भी अपना कैंडिडेट भेजेगी। मान लो किसी पार्टी को 40% सीटें मिली, तो पार्टी अपने कैंडिडेट भेजेगी और इलेक्टोरेट से भी इलेक्ट होकर के एक कैंडिडेट आएगा। तो इसमें वोटर के पास दो चॉइसेस होती है, एक पार्टी को वो चुने, एक अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वो चुने। तो ऐसे अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं। इजराइल में लिस्ट सिस्टम है, स्वीडन में, नॉर्वे में लिस्ट सिस्टम है, अर्जेंटीना में लिस्ट सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट सिस्टम आपको अलग अलग जगह मिलेंगे। एवरी पार्टी गेट्स, क्या इंडिया में लिस्ट सिस्टम है? नो, इंडिया में एक भी जगह लिस्ट सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इंडिया में किस तरीके से होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द वोट्स दैट इट गेट्स। नहीं, ये भी लिस्ट सिस्टम का ही हिस्सा है। यहां से एक चीज जो हमने पढ़नी है, पिछले सेशंस में भी हमने देखा है कि भैया राज्यसभा का जो है क्लोज्ड, यहां से वो सवाल पूछ सकता है कि क्या राज्यसभा का जो, एक मिनट, क्लोज्ड बैलेट नहीं, ये ओपन बैलेट होगा, ओपन बैलेट। इंडिया में क्या कोई ऐसा सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम, या फिर कोई ऐसा इलेक्शन होता है जो ओपन बैलेट हो? मतलब पता हो लोगों को कि पर्टिकुलर इलेक्टर ने किस कैंडिडेट को वोट किया है। यस, राज्यसभा के इलेक्शन ओपन बैलेट होते हैं, लेकिन ये हमेशा से ओपन बैलेट नहीं थे। अंटिल 1998 इनफैक्ट राज्यसभा के लिए इलेक्शन बहुत रेयर होता था ही नहीं, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा एनफोर्स था। नॉर्मली लोग, है ना, अनकंटेस्टेड जीत जाते थे। मान लीजिए अगर, मान लीजिए, है ना, पार्टियों को पता होता था कि मान लीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना है, इसके पास 60% वोट है, मान लीजिए कांग्रेस है, उसके पास 20% वोट है। अगर 10 सीटें आती है महाराष्ट्र में, ओपन होती है, तो शिवसेना अपने हिसाब से 6 कैंडिडेट उतारेगी और वो, है ना, कंसीडर किए जाएंगे ये जीते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियां वहां पे मेडलिंग करने की कोशिश नहीं करेगी। कांग्रेस भी अपने 2 कैंडिडेट बोलेगी और कि भैया हाँ नॉमिनेट हो गए, चलो हो गया खत्म। तो पहले ऐसा था। 1998 के इलेक्शन में एक प्रॉब्लम हुई, वो ये कि कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस लगभग सर्टेन थी कि हमारे 2 कैंडिडेट जीत जाएंगे, उनमें से एक जो सोनिया गांधी जी के क्लोज एड थे, राम प्रधान जी, वो हार जाते हैं राज्यसभा इलेक्शन। यहां से एक भारी धक्का लगता है, क्योंकि कांग्रेस की जो क्रॉस वोटिंग है उसकी वजह से बीजेपी के जो सांसद है वो जीत जाते हैं, है ना। प्रमोद महाजन भी इसमें हारे थे उसी इलेक्शन में, लेकिन ये एक बड़ा धक्का था कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में जो है एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई, एथिक्स कमेटी ने इस चीज को देखा, है ना। नजमा हेपतुल्ला वगैरह का उस टाइम पे ये इलेक्शन इसीलिए डिस्प्यूट में रहे। तो एथिक्स कमेटी ने इस चीज को देखा कि भैया नहीं, इसमें जो है पॉसिबिलिटी है राज्यसभा के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की, और ये डिसाइड किया गया कि ओपन बैलेट हो। बाद में 2003 में जो है उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया और राज्यसभा इलेक्शंस अब ओपन बैलेट सिस्टम के थ्रू, है ना, कंडक्ट करवाए जाते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रोविजन ये तक है कि आपका वोट इनवैलिडेट डिक्लेयर किया जा सकता है अगर आप एक एमएलए हैं, आपने किसी एमपी को वोट किया, किसी राज्यसभा एमपी के लिए, कैंडिडेट के लिए वोट किया, अगर आपने एमएलए होते हुए वो वोट कर दिया,
क्रॉस वोटिंग आप कर सकते हैं, आप पे डिफेक्शन की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी राज्यसभा के वोटिंग में। क्यों? हिमाचल प्रदेश में भी हुए, क्रॉस वोटिंग हुई और उन पे डिफेक्शन की प्रोसीडिंग हालांकि इसलिए नहीं चली कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के एमपी जीत गए वहां से, नहीं। डिफेक्शन उन 3 एमएलएज पे, जिसमें एक सुधीर शर्मा जी थे, 2 और एमएलएज थे, उन पे डिफेक्शन इसलिए चला क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं रहे, विप के टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं रहे मनी बिल में, जो बजट सेशन है उसमें प्रेजेंट नहीं रहे, उन्होंने वोटिंग नहीं की, विप इशू किया गया था, तो इसलिए वो फिर उन पे डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स चली, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां अगर मान लीजिए एमएलए राज्यसभा के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग करता है, दूसरी पार्टी को वोट करता है, तो उस पर डिफेक्शन नहीं चलता है, ये बात ध्यान में रखना। ओपन बैलेट बिल्कुल है लेकिन डिफेक्शन नहीं चलता है। दूसरी बात, ओपन बैलेट मैंडेटरी है, यस। वो कैसे किया गया है? जब भी कोई एमएलए वोट करेगा तो भाई साहब वो एमएलए अपने वोट, जो उसने वोटिंग प्रेफरेंस दी है, उस बैलेट को दिखाएगा अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को कि भाई ये डाला है मैंने वोट। इनफैक्ट ये तक तय किया गया है कि एमएलए सिर्फ उसी पेन से वोट करेगा जो पेन वहां पे अवेलेबल करवाया गया हो बाय इलेक्शन कमिश्नर। किसी दूसरे पेन से अगर उसने टिक कर दिया तब भी इनवैलिडेट किया जा सकता है। आरपीए एक्ट में इतने प्रोविजन है। ये अगेन बहुत रटे वाला प्रोविजन है ना, आप इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ के कमेंट सेक्शन में, अगर मैंने ये यूट्यूब में डाला है सेशन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें हमने जाननी है, वो ये, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसने 5th शेड्यूल पे हर साल, 6th शेड्यूल पे हर साल सवाल पूछे हैं, अब वो इन सब चीज़ों से पूछ रहा है, आर्टिकल 371 वगैरह से। यहाँ हमने एक बात जाननी है कि एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की पावर है 6th शेड्यूल के तहत, इनके पास ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। क्या नागालैंड के लिए ऐसा कोई प्रोविजन है जो कि 6th शेड्यूल में नहीं है? नागालैंड के लिए ऐसा कोई प्रोविजन है? भाई साहब, नागालैंड में भी एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर आर्टिकल 371A कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और नागालैंड गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। नागा हिल जो है, जो ट्वेनसांग एरिया है नागालैंड का, उस ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट में 35 मेंबर्स की, नॉर्मली 30 मेंबर की होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहां 35 मेंबर्स की एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, रीजनल काउंसिल के, है ना, का प्रोविजन किया गया है, जिनके पास लगभग सिमिलर पावर्स होती है जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास 6th शेड्यूल के तहत है। एक इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का जो चेयरमैन है, वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल के तहत बनी हुई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खुद इलेक्ट करती है चेयरमैन को, लेकिन नागालैंड की ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट में जो रीजनल काउंसिल बनेगी, उसका जो चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो डेप्यूटी कमिश्नर होगा, वहां का डीसी, और वाइस चेयरमैन काउंसिल इलेक्ट करेगी खुद। तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि नागालैंड में भी ऐसा कोई प्रोविजन है क्या, अगर वो पूछे तो थोड़ा आइडिया हो, जस्ट इतना कर पता होना चाहिए, बाकी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन, हाँ, ये रिपीट हो गया ना तीसरी बार। मैंने बोला जब हम 2025 के सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, उसके बाद जब हम 4 में आएंगे, 3 में आएंगे, 2 में आएंगे, 20 में ही आप थक जाएंगे पॉलिटी के क्वेश्चन कर करके, आप बोलेंगे कि नहीं इसके आगे हमने करना ही नहीं है। क्यों? उसके बाद ये सब रिपीट होते जाएंगे। आ गया फिर से, ये तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन 106th अमेंडमेंट एक्ट पे कि प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन इन लोकसभा एंड द राज्यसभा हैव बीन मेड विद ए 106th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या राज्यसभा में प्रोविजन किया गया है? नहीं, मैंने स्पेसिफिकली आपको बोला था लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं। यहीं इसी को हटा दो तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं, 2 को भी हटा दो तो आपका आंसर आ गया। देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, बिल्कुल। क्या ये 106th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है? नहीं, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 243
243D में ये प्रोविजन है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर यहां ऊपर ये लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, अगर यहां लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 106 आर करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, क्योंकि ये 106 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं लाया गया है। 106 अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डील करते हैं, वो भी कब, जब पहली सेंसस होगी उसके बाद, पहली सेंसस हो जाने के बाद, मतलब 2027 में जो सेंसस हो रही है उसके बाद जो है ये इंप्लीमेंट होगी, पहले इलेक्शन में, पहली नेक्स्ट सेंसस के बाद पहले इलेक्शन में ये इंप्लीमेंट होगा ये प्रोविजन। समझ रहे हो? अब जब ये इंप्लीमेंट हो गया तो कब तक चलेगा? 15 साल तक। ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगला सवाल ये था कि भैया इसे मैच कीजिए। फॉरेस्ट क्या कॉन्करेंट लिस्ट में है? कोई पता सता नहीं, मान लो। टैक्स एंड लैंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट में है? कोई पता सता नहीं, मान लो। इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट में है क्या? कोई पता सता नहीं, मान लो। यहां से पता चल गया। सेंसस करंट कॉन्करेंट लिस्ट में है क्या? नहीं। तो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वो क्या कर रहा है वहां पे? अब देखो नई सेंसस होने वाली है तो सेंसस बहुत जरूरी हो जाती है आपके लिए। कुछ फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं कि जो 2027 वाली सेंसस होगी ये पहली डिजिटल सेंसस हो रही है भाई इंडिया में। डाटा प्राइमरीली मोबाइल ऐप के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, इसीलिए इसे रजिस्ट भी किया जा रहा है कि हो सकता है डाटा में टेम्परिंग हो। इंपॉर्टेंट बात है कास्ट एन्यूमरेशन होगी। इससे पहले 1931 में ऐसी सेंसस कंडक्ट की गई थी जिसमें SC ST का डेटा लिया गया था, ओबीसी का यहां भी नहीं था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अलग चीज है, वो 2011 में है ना, वो कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाई गई थी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस अलग है, कास्ट सेंसस अलग है कि सेंसस में ही आप कास्ट को कलेक्ट कर रहे हो। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा अभी तक बाहर नहीं किया गया है। 1931 का डेटा अभी तक अवेलेबल है। आज तक के हमारे जितने भी रिजर्वेशन SC और ST को मिले हैं, 8.5% ST, 15% SC, ये 1931 सेंसस के अकॉर्डिंग ही मिले हैं। आपको सोचना ये चाहिए कि 1931 में अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस क्यों की? सोचो भाई, पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड आया, इसके तहत कास्ट रिजर्वेशन की बात इंडिया में की गई थी। उस वक्त पूना पैक्ट में कास्ट रिजर्वेशन की बात हुई। इसके लिए कास्ट का सेंसस है ना, कास्ट का डेटा होना जरूरी है। पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी देखा कि भारत में पहली बार नौकरियों में कास्ट की रिजर्वेशन कब आई? 1942 में ऑलरेडी SC के लिए रिजर्वेशन नौकरियों में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। यहां से सवाल वो बनाएगा। और अगली बात, सेल्फ एन्यूमरेशन इसमें होगा कि सिटीजन के पास ऑप्शन होगा खुद कि वो अपनी डिटेल खुद भरे ऑनलाइन। और डिजिटल मॉनिटरिंग, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इंडिया में स्टैब्लिश किया गया है इस चीज के लिए। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंडिया में कोर्ट भी सेंसस का डेटा, प्रिसाइज डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेंसस का सिर्फ इतना डेटा बाहर आता है कि मुस्लिम कितने परसेंट है, हिंदू कितने परसेंट है, उन हिंदू परसेंट में कौन कौन हिंदू है ये नहीं पता होता है किसी को भी, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। सरकारें इसका यूज नहीं कर सकती है, कोर्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते इस डेटा को, ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इसका यूज बस गवर्नमेंट स्कीम्स प्लान करने के लिए किया जाता है कि चलो लिटरेसी रेट इतनी गए यार, है ना, तो इसे इतना करना हमारा टारगेट है। तो इसमें बस मेटा डेटा अवेलेबल होता है, माइक्रो डेटा, पर्सनल डेटा इसमें कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है सेंसस एक्ट के थ्रू ही। पहली बार भारत में सेंसस कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मायो था उस वक्त। लेकिन ये नॉन सिंक्रोनस थी, हर 10 साल के बाद कंडक्ट होना। कब शुरू हुई? 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। लेकिन अभी 2021 में अपना जो है सेंसस कंडक्ट हुई ही नहीं। क्यों? कोविड आया, अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी, तो नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या चीजें करेक्ट है? द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट, द वर्ड जस्टिस कम्स बिफोर द वर्ड इक्वालिटी, द वर्ड फ्रेटर्निटी कम्स आफ्टर द वर्ड लिबर्टी। देखो इतने डेप्थ में उसने वो सवाल पूछ लिया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign, socialist, secular, democratic republic.
सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसी, कहां गया ये बटन, इसी को हटा दो, है ना, इसी को हटा दो, एक गया तो यहां से आपका आंसर आ गया। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, है ना, ये क्या कहते हैं उसे, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फ्रेटर्निटी यहां नीचे आता है। फ्रेटर्निटी का क्या पर्पज है इंडिया में? एक, इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंश्योर करना, दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को इंश्योर करना। यूनिटी क्यों, कब बनी रहेगी? जब लोगों में भाईचारे की भावना हो। इंडिविजुअल की डिग्निटी भी कब बनी रहेगी? जब उसे एज ए भाई, एक दूसरा व्यक्ति उसे एक भाई के तौर पे देखे। सवाल यहां से बहुत बने हुए हैं, प्रियम्बल से बहुत बार सवाल बने हैं। एक सवाल यह भी बना है कि 26 नवंबर 1949 के दिन इंडिया का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? तो वो ये था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमने बाद में पढ़ा उसके थ्रू आए हैं। इंटेग्रिटी वर्ड, ये 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। इसी चीज को चैलेंज किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, इसलिए भी प्रियम्बल इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिसेंटली एक पिटिशन को ठीक है डिसमिस कर दिया, जो कि चैलेंज कर रही थी कि भैया सोवरेन और जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है प्रियम्बल में डाला हुआ है, ये बाद में डाला गया है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा पहले से थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बाद में आए या पहले आए। ये ऑलरेडी मैंने एक सेशन में पहले भी पूछा था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। सजेशंस वर मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ द टर्म्स गॉड एंड गांधी टू द प्रियम्बल। क्या ये बात सही है? प्रियम्बल वॉज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट डे द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। हमने देखा प्रियम्बल सबसे लास्ट में ऐड किया गया टेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया से पहले पास हो चुका है। दिसंबर 1946 की बात है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन 49 की बात है प्रियम्बल। प्रियम्बल वॉज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 नवंबर 1949, नहीं, एडॉप्शन की डेट पे ही 26 नवंबर 1949 को ये ऐड किया गया। प्रियम्बल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम टेक्स्ट, वी द पीपल ऑफ यूएसए, है ना, सिमिलर टेक्स्ट वहां पे ऐड किया गया है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर वर सजेशंस की इन द फेथ ऑफ गॉड, ये फ्रेज उसमें डाला जाए प्रियम्बल में, कि प्रियम्बल में भगवान का जिक्र हो, भगवान पे भरोसे का जिक्र हो, कि हम भगवान पे भरोसा करके एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो सोवरेन हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। लेकिन इस चीज को कंटेस्ट किया गया ये कह के कि भगवान को हम वोट के लिए, सिंस प्रियम्बल हैज टू बी पुट टू द वोट, प्रियम्बल अडॉप्ट करने से पहले हमें वोटिंग करनी पड़ेगी और गॉड कैन नॉट बी वोटेड, तो इसे हटा दिया गया इस प्रोविजन को। फिर कहा कि भैया गांधी का रेफरेंस इसमें डाला जाए। सो वन मेंबर स्टूड अप एंड सेड कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हाईली अनगांधीयन इन नेचर है, ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन पे, फॉरेन पे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन पे और 1935 के एक्ट पे बना एक पैरासाइटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमें गांधी का नाम यहां पे ऐड नहीं करना चाहिए, इससे गांधी की बदनामी होगी। तो ये क्रिटिसाइज करके गांधी का नाम भी इसमें नहीं डाला गया प्रियम्बल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर करेक्ट? A motion of no confidence can be admissible against the individual minister in the council of minister. No confidence motion जब भी पास होता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि भैया कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस नाम ही इसीलिए, हाउस को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोकसभा को कॉन्फिडेंस ही नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर
a no confidence for the introduction of a no confidence motion to provide the grounds on which it is based. आपको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है कि भैया हमें इन वजहों से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है. राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस. ये स्टेटमेंट सही है. क्यों? क्योंकि ये मोशन सिर्फ लोकसभा में आता है. सरकार उन्हीं की बनती है ना जिसका लोकसभा में मेजोरिटी और राज्यसभा का लेना देना ही नहीं है. सेंसर मोशन नीड नॉट बी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड. ये स्टेटमेंट गलत है. वाइल नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड or presented against entire council of minister, censure motion can be brought against entire council of minister or an individual minister. While there is no requirement of clarifying the grounds on which no confidence motion is based, there needs the clarification of grounds for the introduction of censure motion. Both no confidence and censure motion can be presented only in Lok Sabha. While नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना पड़ता है. सेंसर मोशन पे रेजिग्नेशन मैंडेटरी नहीं है. सिंपल सी बात है. ये सवाल बहुत बार पूछे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंसर मोशन इज नॉट करेक्ट? अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट. टू मूव एवरीथिंग, लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड. द गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स द टाइम एंड डेट ऑफ इट्स डिस्कशन. नो. कौन फिक्स करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और नॉर्मली स्पीकर. इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यस, स्पीकर डिसाइड्स वेदर द मोशन इज इन ऑर्डर और नॉट. बिल्कुल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन. 2014 में ऑलरेडी सवाल पूछा है. देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, देयर इज नो मेंशन. आर्टिकल 74 ओनली प्रोवाइड्स कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेडेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 75 सिर्फ इतना कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा. यहीं से कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस की बात आती है. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखा नहीं गया है. अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली. स्टेटमेंट इज करेक्ट. Which of the following statements are not correct? In Lok Sabha, no confidence motion has to set out the ground on which it is based. Same question देखिए फिर से वही सवाल पूछा गया था. No need of setting out the ground. Censor motion के लिए जरूरी है. In case of no confidence motion, Lok Sabha, no conditions of admissibility have been laid down in the rules. Standby mode में रखिए, है ना. इन लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो नॉट करेक्ट ये है. इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई भी एडमिसिबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड रूल नहीं है. बिल्कुल सही बात है. अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वंस एडमिटेड हैज टू बी टेकन अप विद इन 10 days. बिल्कुल सही बात है ये भी. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर दिया, स्पीकर ने बोला कि हाँ इट इज एडमिटेड और हम इस पर डिस्कशन करेंगे, तो एडमिट होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन उस पर डिस्कशन करनी पड़ेगी. राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन नो कॉन्फिडेंस मोशन. बिल्कुल सही बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट? फिर से यहां पे भी पूछा हुआ है. सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट सिंगल मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सही बात है. नॉट करेक्ट पूछा है. लेकिन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर अलोन. कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर अलोन. सही बात है. पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाता है. सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये गलत बात है. पूछा यही है, आंसर यही होगा. सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर. बिल्कुल सही बात है, ऊपर ही लिखा हुआ है. पार्ट 4 कौन से एरिया से डील करता है भाई? ये तो क्या ही बताऊं मैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दो. विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई ये भी देखो फिर से आ गया ये सवाल. मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था ना, 8th शेड्यूल में जो बाद में ऐड हुई, पहले 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में सिंधी आई. कौन से अमेंडमेंट से? 21st अमेंडमेंट से. फिर मैंने आपको बोला कि इसमें कितना ऐड करना है? 50 ऐड करना है. तो कौन सा आएगा? 71st अमेंडमेंट एक्ट. इसके थ्रू कितनी लैंग्वेजेस और कौन कौन लैंग्वेजेस इसमें ऐड हुई? मैंने बताया था एल को स्किप करके KMN आपको याद रखना है. कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली. एल को स्किप करके KMN याद रखना है. फिर
21 और 71 को मिला देना है, कितना आएगा 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड के थ्रू 4 लैंग्वेजेस क्या BDSM ऐड हुई, बोडो, डोंगरी, है ना, हाँ ये क्या कहते हैं ये यार, मैथिली और ये क्या, अरे संथाली, है ना, संथाली और मैथिली ये ऐड हुई। डोंगरी है बिल्कुल, नेपाली है, मणिपुरी है, गोंडी हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये नहीं है। सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल आपको इतना रिवीजन करना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई, है ना, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी गोपालाचारी वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न पे बार बार सवाल पूछ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, बिल्कुल, इनकी एक बुक भी थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, कौन से साल में आई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। दोनों स्टेटमेंट है करेक्ट है, लेकिन यहाँ से सवाल वो बहुत बार पहले भी पूछा है। जैसे अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, 2009 में CDS में सवाल पूछा है कि फर्स्ट एवर इंडियन टू रिसीव भारत रत्न वॉज फेमस साइंटिस्ट CV रमन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तब यहां तो हमने पढ़ा कि पहली बार C राजगोपालाचारी को मिला, यहां पे भी ये स्टेटमेंट सही है कि CV रमन को ये मिला, तो मिला किसे? भारत रत्न। फर्स्ट टाइम 1954 में जब ये दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया, CV रमन को दिया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, और तीसरा C राजगोपालाचारी जी को दिया गया। तो 3 जो है, C राजगोपालाचारी का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहा है इंडियन हिस्ट्री में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा रिसर्च किया कीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का अपना आइडिया दिया। इनका मानना था कि आपको पूरी दुनिया को एक मानना है, एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी माननी है, तब जाकर के आप एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म लाएंगे। कि भारत की वेदांतिक फिलॉसफी पे, विवेकानंदा की फिलॉसफी से, उनके न्यू वेदांता की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड ये आइडिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इसी का एक हिस्सा इनका था जो अंत्योदया का प्रोग्राम है, वो आइडिया इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का ही हिस्सा है कि सबको हमें एक मानना है और एक बराबर लाना है उन्हें, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड, पहले ऑलरेडी पूछा गया है। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड टाइटल्स अंडर आर्टिकल, क्या ये टाइटल कंसिडर होते हैं जितने भी अवार्ड है? नहीं। आर्टिकल 18 सबसेक्शन 1 ऑलरेडी कहता है कि इंडिया में एकेडमिक टाइटल्स और जो मिलिट्री टाइटल्स हैं, ये एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिए गए हैं और इन्हें टाइटल कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए इन्हें एबोलिश नहीं किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के तौर पे यूज नहीं किए जा रहे, मतलब आप ऐसे इसे यूज नहीं कर सकते कि भारत रत्न डॉक्टर बाला साहेब भीमराव अंबेडकर, प्रीफिक्स के तौर पे आप इसे यूज नहीं कर सकते, बावजूद इसके होता है। सो दे आर नॉट टाइटल्स, यहीं से आपका आंसर आ जाता है। पद्मा अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन, अच्छा नॉट करेक्ट, ओ सॉरी, हाँ वही ना, नॉट करेक्ट पूछा, वर सस्पेंडेड ओनली वंस, नहीं, चौधरी चरण सिंह इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। चरण सिंह के टाइम पे तो ये दिए ही नहीं गए, मोरारजी देसाई के टाइम पे दिए ही नहीं गए, तो 3-4 साल तक ये सस्पेंडेड रहे। फिर जब वापस 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, तब जाकर के इन्हें फिर से रीइंस्टेट किया गया। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड, क्योंकि मोरारजी देसाई का मानना था कि भैया कुछ नहीं है, भारत रत्न उनको मिल रहा है जो, है ना, या जो पद्मा अवार्ड उनको मिल रहे हैं जिनकी पॉलिटिकल पैंठ नीचे है, तो ये सेलिंग ऑफ द अवार्ड है, सेलिंग ऑफ द रिकॉग्निशन है, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, मैक्सिमम 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। अगला बात कि भारत रत्न 1972 में इंस्टीट्यूट हुए, नहीं, 1954 में, और इसमें कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं होती क्या? बिल्कुल सही बात है, कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं होती है, तो है ना, कोई मॉनेटरी ग्रांट इसमें नहीं होती है। भारत रत्न का अवार्ड लेटर होता है और एक इसमें अवार्ड होता है ना, वो आई थिंक लोटस के उसमें शेप में कुछ रहता है,
बस इतना इसका रहता है, कोई इसमें मॉनेटरी ग्रांट नहीं मिलती है। नॉट करेक्ट पूछा है, ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द अवार्ड कॉल्ड सर्कुलर, है ना, भारत रत्न के बारे में, सर्कुलर गोल्ड मेडल 35 mm एंड डायमीटर विद द सन एंड हिंदी लेजेंड भारत रत्न अबव अ फ्लोरल वेल्थ रेथ बिलो, कि फूल के ऊपर भारत रत्न लिखा हुआ है, ऊपर सन है और 35 मीटर का डायमीटर है। मान लो ये सब आपको पता नहीं है। द प्रोविजन ऑफ भारत रत्न वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954, ऑलरेडी हमने देखा। भारत रत्न इज अवॉर्डेड टू इंडियन सिटीजन ओनली, नो इट कैन बी, है ना, कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं है, ये फॉरेन को भी, फॉरेन सिटीजन्स को भी अवॉर्ड किया जा सकता है। आप मुझे बताएंगे एक फॉरेन सिटीजन का नाम भाई, कोई महिला ढूंढ लो, है ना, जिन्होंने लोगों के इंटरेस्ट में बंगाल के एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइड फॉर ग्रांटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू स्टेट्स इन इंडिया? हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, स्ट्रेटेजिक कोस्टल जोन, हे भगवान, सॉरी, स्ट्रेटेजिक कोस्टल जोन, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। बताइए इनमें से क्या ऐसी वो है। इसकी एक देखिए, पहले भी ये सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट इनवेरिएबली इज अ बॉर्डर स्टेट, क्या सिर्फ बॉर्डर स्टेट को मिलता है? हैज हार्श टेरेन, हैज लो लिटरेसी रेट, नहीं, ये नॉट करेक्ट है। बॉर्डर स्टेट को मिलता है, हार्श टेरेन हो तो मिलेगा, हैज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है स्पेशल कैटेगरी? ओहो, अच्छा, इसका मैंने यहाँ पे डाला ही नहीं वो। एक्चुअली स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो शुरुआत में आइडिया लिया गया, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्पेशल कैटेगरी स्टेट का आइडिया 1960s में लाए कि हम कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाएंगे जिसमें क्राइटेरिया क्या होगा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा, टेरेन अगर इनकी टफ है तो होगा, अगर ये बॉर्डर से जुड़े हुए हैं स्टेट्स जैसे J&K वगैरह हो गया तो होगा, है ना, कोई जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो होगा, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो होगा, ट्राइबल बैकवर्डनेस अगर होगी तो ऐसे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी। और रिसेंटली बिहार ने, तेलंगाना ने, आंध्रा ने, और इनफैक्ट उड़ीसा की तो असेंबली ने 2021 में एक रेजोल्यूशन पास किया कि सिंस वी हाउस ट्राइबल पॉपुलेशन तो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दो। इसलिए ये सवाल 25 में पूछा गया। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, स्ट्रेटेजिक कोस्टल जोन, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ये चारों है क्राइटेरिया। क्लियर? तो ऑलरेडी PYQ से है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में इनमें से कौन से मेंबर थे भाई? ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, बताइए इनमें से नेहरू रिपोर्ट की कमेटी को हेड करने वाले कौन थे? मोतीलाल थे या जवाहरलाल नेहरू थे? अशोक मेहता, ये भी कांग्रेस से डील करने वाले, है ना, व्यक्ति थे। आचार्य नरेंद्र देव, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने फाउंड की थी। इनके साथ राम मनोहर लोहिया जी थे, है ना, लोहिया जिनका चौखंडा राज का सिद्धांत बहुत फेमस है। JP नारायण इनके साथ थे, आचार्य नरेंद्र देव जी थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विद इन कांग्रेस ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये हमारे 2025 के अभी पूरे नहीं हुए हैं, 2025 के CSC के बच जाते हैं भाई, है ना। इतने भाई कसम से इन 3 सेशंस में आपको रियलाइज हो गया होगा कि आधी पॉलिटी जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है, करंट अफेयर है, आधी पॉलिटी 3 सेशंस में हो जाती है। लेकिन हमने इतने डेप्थ में भाई चीज़ों को स्टडी की है, जहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा वो यही एरिया है। वो आपसे नहीं पूछने वाला है कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, वो M लक्ष्मीकांत का फालतू एरिया है। अभी तो CSC के क्वेश्चन बचते हैं और उसके बाद EPFO के क्वेश्चन बचते हैं, तो लगभग 30 क्वेश्चन और बचते हैं 2025 के ही। आप पाएंगे कि 2025 के ही अगर क्वेश्चन करेंगे तो 1.5 से 2 मॉक टेस्ट यही हो गए। 3 साल के और कर लेंगे तो, है ना, बवाल हो जाएगा। इसके बाहर पॉलिटी वो पूछेगा ही नहीं। ऐसे तो हम पूरे करेंगे, है ना, 23 तक लास्ट तक जाते रहेंगे, लेकिन इतना ब्रॉडली करेंगे कि भाई मज़ा आ जाएगा, सही में बताऊँ तो। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं, देखो ये पेड इनिशिएटिव का ही पार्ट है, आपको यूट्यूब में सब फ्री में नहीं मिलेगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो अभी तक मुझे देख रहे हैं, civilspot.in पे टाइम रहते आप एनरोल कर लीजिए अगर आप 26 या 27 का अटैम्प्ट देने वाले हैं। ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिकें नहीं बताई जाती है गुरु, मैं सही में बताऊँ, ट्रिकबाजी नहीं चलती है।
हालांकि बीच में कुछ समझ में आ जाए तो वो ज़रूर बात है। यहाँ चलता है रिवीजन, यहाँ चलता है नॉलेज, यहाँ चलता है ना, नए एस्पेक्ट को खोजना। यहाँ आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। So definitely you can consider joining this initiative. Thank you so much. Take care. Bye bye. Most likely कल से ये जो लॉन्ग सेशंस है ये यूट्यूब पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पेड कोर्स का हिस्सा है। यूट्यूब पे मैं नॉर्मली शॉर्ट वीडियोज़ ही डालता हूँ चीज़ों की, छोटी छोटी 10 मिनट की, 15 मिनट की, है ना। सो थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. एज ऑलवेज, लव यू ऑल.